ऑफ डिस्कशन इज गोल्जी अपरेटस। और इससे पहले अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देख लें तो सेल कंटेन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ हम रिलेट कर रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इसकी दो फॉर्म्स RER और SER। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो RER SER पे फाइनल हो जाते हैं। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द SER इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और उनकी एग्जांपल्स में हम डिस्कस करते हैं पेरोक्सिसोम्स को और ग्लाइऑक्सिसोम्स को। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं विच नीड फर्दर मॉडिफिकेशन, और सेल के अंदर जो प्रोसेसिंग के लिए या मॉडिफिकेशंस के लिए केमिकल सब्सटेंसेस की सेंटर मौजूद होता है, उस सेंटर को हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस। अब ये सेंटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है। इसका रिलेशन कैसे बनता है और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस विच नीड फर्दर मॉडिफिकेशंस, they are released from endoplasmic reticulum by the process of budding in form of vesicles, और ये वेसिकल्स इन केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं टूवर्ड्स द गोल्जी अपरेटस। सो इसीलिए इन वेसिकल्स को हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का नाम दे देते हैं, बिकॉज these transport chemical substances from एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस के साथ इन केमिकल सब्सटेंसेस ने जाकर फ्यूज करना है, और उस फ्यूजन से गोल्जी अपरेटस डेवलप होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले स्टेप में ये अराइज इन्होंने किया फ्रॉम SCR, और नेक्स्ट स्टेप में ये जाकर आपस में फ्यूज कर जाएंगे। एक और चीज भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज कर रहे हैं, सो दीज वेसिकल्स हैव सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स, इसलिए इनको हम सिस्टर्नी वेसिकल्स कहेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में जब ये फ्यूज करते हैं तो फ्यूज करके ये डेवलप करते हैं वन सिंगल सिस्टर्नी सैक। ठीक है, इन्होंने अराइज किया फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम द SER, एंड देन they will fuse together to form a single cisterny sac. This single cisterny sac is called Golgi body. So Golgi body को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सिंगल सिस्टर्नी सैक। अब यहाँ पे केमिकल्स इसने रिसीव किए, अगर इससे भी आगे केमिकल्स ने ट्रांसपोर्ट होना है तो अगेन यहाँ पे बडिंग होगी। बडिंग के दौरान बनेंगे वेसिकल्स, ये वेसिकल्स आगे जाके फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करके ये एक और सिस्टर्नी सैक को डेवलप कर देंगे। इसको भी हम गोल्जी बॉडी कहेंगे। यहाँ पे केमिकल्स की मॉडिफिकेशन हुई, इन केमिकल्स ने अभी फर्दर मजीद प्रोसेस होना है, तो ये आगे जाके फ्यूज करेंगे एंड विल गिव राइज टू अनदर गोल्जी बॉडी। सो इसीलिए सेल के अंदर ये जो गोल्जी बॉडीज हैं, they are present in form of a cluster or stack, and this cluster or stack of Golgi bodies or cisterny sacs is called Golgi apparatus. So single cisterny sac will be called as Golgi body. Cluster or stack of cisterny sacs is called Golgi apparatus. और मजीद हम यहाँ पे अब पढ़ रहे थे इन वेसिकल्स को। ये वो वेसिकल्स हैं विच ट्रांसपोर्ट केमिकल सब्सटेंसेस विद इन द गोल्जी बॉडीज।
और इन वेसिकल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं एसोसिएटेड वेसिकल्स की या शटल वेसिकल्स की। सो एसोसिएटेड वेसिकल्स या शटल वेसिकल्स, हम उन वेसिकल्स को कहेंगे विच ट्रांसपोर्ट केमिकल सब्सटेंसेस विद इन द गोल्जी अपरेटस। और मजीद हम इसकी डिटेल की तरफ अगर आए तो इस गोल्जी अपरेटस में जब हम इन वेसिकल्स को ऐड कर देते हैं तो अब जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो तरतीब से इनकी डेफिनेशंस हम दोबारा देख लेते हैं। सिंगल सिस्टर्नी सैक इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी, क्लस्टर ऑफ सिस्टर्नी सैक्स is called Golgi apparatus, and this stack of cisterny sacs along with associated vesicles is called Golgi complex. अब इस Golgi complex की दो surfaces हैं। इस surface को हम कहते हैं outer surface, या इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं फॉर्मिंग फेस की, या इसको हम सिस फेस का नाम भी दे देते हैं। सो दिस आउटर कन्वेक्स सरफेस विच रिसीव्स केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम SCR इज कॉल्ड फॉर्मिंग फेस और सिस फेस। और इस सरफेस से फाइनल प्रोडक्ट्स रिलीज होंगी अगेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स को विच कंटेन फाइनल प्रोडक्ट्स हम नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल्स का। सो इस सरफेस को हम कह देंगे इनर सरफेस विच इज कनकेव। हम इसको मैच्योरिंग फेस का नाम भी देते हैं एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफेस। ठीक है, सो दिस इज इनर, concave, maturing phase or transphase, and Golgi vesicles are the final products will arise from this maturing phase. So ये दो surfaces हमने इसकी पढ़ ली, outer surface और inner surface, और इनके different names को हमने discuss किया कि outer surface को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं और इसी तरह से इनर सरफेस को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। अब अगर इसके मैकेनिज्म की तरफ मैं आ जाऊं तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने केमिकल्स को रिसीव करना है, फिर उसके बाद इन्होंने इनको मॉडिफाई करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन इज एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स में ऐड होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगी, लिपिड्स में ऐड होंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इसके बाद इन की फिनिशिंग होगी, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, और उसके बाद इनकी पैकेजिंग होगी, they will be converted into packets and these packets will be released from the maturing phase in the form of Golgi vesicles. अब इसके अंदर different chemical substances हो सकते हैं, mostly are released outside the cell. So इसलिए हम ये भी पढ़ रहे होते हैं कि Golgi apparatus is commonly involved in cell secretions. ठीक है, like pancreatic juice is a cell secretion. So this pancreatic juice, its components will be released outside the cell through Golgi apparatus, और Golgi apparatus पे इन chemical substances की modifications होती है। एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो Golgi apparatus के साथ हम रिलेट करते हैं, प्लांट सेल में इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है। These are also called as dictyosomes.
अब इनको डिक्टियोसोम्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सो प्लांट सेल के अंदर इन दो फंक्शंस के अलावा ये एक एडिशनल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, दैट इज सेल वॉल फॉर्मेशन। और इस सेल वॉल फॉर्मेशन की वजह से प्लांट में हम इसको एक और नेम भी असाइन करते हैं, दैट इज ऑफ डिक्टियोसोम्स। सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि गोल्जी अपरेटस अराइज कहाँ से करता है, बनता कैसे है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस एंड गोल्जी कम्प्लेक्स। इसके दो फेसेस हमने पढ़ी हैं, फॉर्मिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। हमने गोल्जी वेसिकल्स के बारे में पढ़ा, एसोसिएटेड वेसिकल्स के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस को देखा और इसके फंक्शनिंग को देखा है कि ये मॉडिफाई कैसे करवाएगा, सेल सिक्रीशंस के अंदर कैसे इन्वॉल्व होगा। जी, प्रीवियस लेक्चर का अगर हम रिव्यू कर लें तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा, जिनसे अराइज करती हैं माइक्रोबॉडीज़, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स। फिर SCR से वेसिकल्स बनते हैं। ये वेसिकल्स फ्यूज़ करके बनाते हैं गोल्जी अपरेटस को। गोल्जी अपरेटस की दो सरफेसेस हमने पढ़ी थी, आउटर फॉर्मिंग फेस एंड इनर मैच्योरिंग फेस। और मैच्योरिंग फेस से अराइज करते हैं गोल्जी वेसिकल्स। अब इन्हीं गोल्जी वेसिकल्स की एक फॉर्म को हम नाम देते हैं लाइसोसोम्स का। तो पहला पॉइंट हमारे पास जो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो लाइसोसोम्स हैं, दीज अराइज फ्रॉम मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस। और क्योंकि गोल्जी अपरेटस से ये अराइज करें, सो देयर मेम्ब्रेन्स आल्सो अराइज फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, सो दे आल्सो हैव सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स। और क्योंकि वेसिकल्स की फॉर्म में है, हम इनको सिस्टर्नल वेसिकल्स भी कह सकते हैं। अब किन गोल्जी वेसिकल्स को हम लाइसोसोम्स कहेंगे, इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ऐसे गोल्जी वेसिकल्स जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस हम कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ एनी लार्जर कंपाउंड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। सो सेल्स के अंदर हर तरह की ब्रेकडाउन, डाइजेशन, ये इसी कैटेगरी के अंडर आ जाएगी और इसमें ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, लाइसोसोम्स इन्वॉल्व होंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पर मौजूद होते हैं एसिड फॉस्फेटेस। और एसिड फॉस्फेटेस का बेसिक रोल एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करना है। और एसिडिक मीडियम इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि ये इनिशियली इनएक्टिव रहें, बाद में ये एक्टिवेट होकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। एक और टर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ये लाइसोसोम्स जब अराइज करते हैं तो इनके लिए इनिशियल टर्म हम यूज़ करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स की। सो एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, when they are not doing any function, we will call them as primary lysosomes. और जब ये अपनी फंक्शनिंग को स्टार्ट करेंगे तब हम इनको सेकेंडरी लाइसोसोम्स कह देते हैं। तो जो लाइसोसोम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे, these will be called as secondary lysosomes. तो यहाँ पे हम सेकेंडरी लाइसोसोम की डिफरेंट फॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे और लाइसोसोम के फंक्शंस को भी देखेंगे कि ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो ये हमारे पास सेल मौजूद है। एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट गेन्स एंट्री इनटू द सेल, जैसे कोई फूड पार्टिकल है अमीबा के अंदर, तो सेल इसको एनगल्फ करके बनाएगा फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के साथ अटैच होगा प्राइमरी लाइसोसोम और इसकी डाइजेशन करवाएगा अपने एंजाइम्स के थ्रू। अब ये जो कंबाइंड फॉर्म है दैट कंटेन्स फूड वैक्यूल एंड प्राइमरी लाइसोसोम, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल की।
और इस डाइजेस्टिव वैक्यूल के लेवल पर जो डाइजेशन होगी इसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन. So this intracellular digestion depends upon lysosome and this digestive vacuole is an example of secondary lysosome. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइट्स जब किसी बैक्टीरियम को एनगल्फ करते हैं तो उससे भी एक वेसिकल बनता है और इस वेसिकल को हम नाम देते हैं फेगोसोम का, जो फेगोसाइटोसिस से बना है. इसके साथ भी लाइसोसोम्स बाइंड करते हैं, अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं और वो एंजाइम्स इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं. अब ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हुई है इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हेट्रोफेगोसोम की, या इसको सिंपली फेगोसोम भी कह देते हैं. एंड दिस फेगोसोम और हेट्रोफेगोसोम इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लाइसोसोम्स हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेगोसाइटोसिस. सो ये एक और फंक्शन लाइसोसोम्स का, और ये सेकेंडरी लाइसोसोम की हमारे सामने एक और एग्जाम्पल आ गई. अब इसी तरह से सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो रिसाइकल होती रहती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक टाइम के बाद डेड हो जाएंगे, नए माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे. उन डेड माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रेक करना, डिस्ट्रॉय करना, दिस इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. सो ये एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सपोज ये हमारे सेल के अंदर डेड या ओल्ड माइटोकॉन्ड्रियन मौजूद है, इसके साथ लाइसोसोम बाइंड करेगा. जब ये बाइंड कर जाएगा तो बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम. इस सेकेंडरी लाइसोसोम को हम नाम देंगे ऑटोफेगोसोम का, और इसके थ्रू जो ब्रेकडाउन होगी दिस ब्रेकडाउन विल बी कॉल्ड एज ऑटोफेगी. So this autophagy is also the function of lysosome and autophagosome is an example of secondary lysosome. इसी तरह से कुछ केसेस में लाइसोसोम के एंजाइम्स सेल से बाहर रिलीज होकर डाइजेशन करवाते हैं, और इस डाइजेशन को जो सेल से बाहर हो रही है इसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का. सो ये तमाम फंक्शंस हैं जो हम लाइसोसोम से रिलेट करते हैं: एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेगी, फेगोसाइटोसिस, इंट्रासेलुलर डाइजेशन. एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हमने याद रखनी है कि अगर लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रोड्यूस ना हो या डिफेक्टिव हो ड्यू टू एनी जीन म्यूटेशन तो ये तमाम ब्रेकडाउन नहीं हो सकेंगी. और इस ब्रेकडाउन ना होने का मतलब है कि ये लार्जर सब्सटेंसेस सेल के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे. सो इसीलिए इन डिजीज़ेस के लिए जो लाइसोसोमल एंजाइम्स की एब्सेंस या डिफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं इनको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज़ेस, और उसकी बेसिक रीज़न होगी जीन म्यूटेशन. अब तक तकरीबन 20 डिजीज़ेस डिस्कवर हो चुकी हैं. उनमें से दो इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों ने याद रखनी है वो हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़. ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में वो एंजाइम एब्सेंट होगा जिसने ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन करवानी है, और इसीलिए मसल सेल में, लिवर सेल्स में ग्लाइकोजिन एक्यूमुलेट हो जाएगा. दूसरी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है टे-सेक्स डिजीज़. टे-सेक्स डिजीज़ में वो एंजाइम एब्सेंट होगा जिसने लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवानी है. So this disease is associated with the accumulation of lipids. Commonly this accumulation occurs in brain cells where it causes
mental retardation. सेल का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वैक्यूल, इसकी कुछ डिटेल्स को हम शेयर कर लेंगे। इसके लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं टोनोप्लास्ट की, और इसी से आपने याद रखना है कि दिस इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइड द सेल, और इसके मेम्ब्रेन को भी हम टोनोप्लास्ट का नाम ही दे रहे होते हैं। वैक्यूल are found both in plant cells and animal cells, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम इनको रिलेट कर रहे होते हैं प्लांट सेल्स के साथ। और प्लांट सेल में भी इनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। इन केस ऑफ एन इमेच्योर plant cell, there is a large number of small vacuoles, यानी immature plant cell में vacuoles का नंबर ज़्यादा होगा और साइज के लिहाज से ये स्मॉल होंगे, जबकि इसके अपोजिट जब प्लांट सेल मेच्योर होता है तो ये स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स आपस में कंबाइन करके डेवलप करते हैं अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, और इस सिंगल लार्ज वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से मैच्योर प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म पेरिफ्री में चला जाता है, और इसी तरह से न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेलिस ये भी पेरिफ्री में चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो वैक्यूल मौजूद है, इसके अगर इम्पोर्टेंट फंक्शंस को हम देखें तो इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, क्योंकि अगर केमिकल सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं तो ये उसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डिस्टर्ब करेंगे। तो वैक्यूल उन सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म से निकाल के यहाँ पे स्टोर करता है और इसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है। इसी तरह से प्लांट सेल्स में वैक्यूल का रोल टर्गर प्रेशर की डेवलपमेंट में भी होता है। सो इन प्लांट सेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ टर्गर प्रेशर, दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, और इस टर्गर प्रेशर का अल्टीमेटली आगे रोल सपोर्ट के अंदर होता है। सो वैक्यूल इनडायरेक्टली आल्सो प्लेज अ रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स के केस में जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, इनमें यूजुअली वैक्यूल्स नहीं होते। दे आर कॉमनली फाउंड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। अमीबा के केस में वैक्यूल मौजूद होंगे, और यहाँ पर वैक्यूल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उन्हीं से हमें इनके फंक्शंस का भी पता चल जाएगा। वन टाइप ऑफ वैक्यूल इज फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल का इन सेल्स में रोल होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर। सो एनिमल सेल में या अमीबा के अंदर ये एक फंक्शन है जिसको हम वैक्यूल के साथ रिलेट कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ वैक्यूल इन द प्रोटिस्ट और एनिमल सेल्स इज contractile vacuole. This contractile vacuole has role in osmoregulation, in removal of extra water or salts outside the cell. तो ये दो एग्जाम्पल्स इनसे रिलेटेड हैं, और दो फंक्शंस हमने यहाँ पे रिलेट कर लिए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का और ऑस्मो रेगुलेशन का। जी, टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, और these are the important organelles
which are found in the eukaryotic cells. माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं कि दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका मेजर प्रोपोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया से आता है एटीपी की फॉर्म में। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम इनके साथ रिलेट करते हैं कि दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस। सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसलिए कह रहे हैं कि जब सेल डिवाइड होगा तब तो माइटोकॉन्ड्रिया ने डिवाइड होना है, लेकिन उसके अलावा भी ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय होते हैं और उनकी जगह पर न्यू माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन होती है। ये खुद से प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि 50% ये न्यूक्लियस पर डिपेंड करते हैं और 50% ये इंडिपेंडेंट हैं, अपनी एक्टिविटीज को खुद परफॉर्म करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, इनका साइज और इनकी शेप सेल टू सेल वेरी करती है। लाइक नंबर इनका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जैसे हमारे लिवर सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल्स हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। इनके साइज की रेंज अगर हम देखें तो दे आर 5 to 7 माइक्रोमीटर। शेप इनकी वेरी करती है, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स, फिलामेंट्स और वेसिकल्स। और एक चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर कि दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। अब हम इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो जैसे हमने अभी पढ़ा है कि दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, तो इनकी दो मेम्ब्रेन्स होंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इसका करैक्टर हमने पढ़ लिया कि दिस इज स्मूथ। और जो इनर मेम्ब्रेन है इट फॉर्म्स इन फोल्डिंग्स, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से बनेंगी इन्वेजिनेशंस, या हम इनको कह रहे हैं इनफोल्डिंग्स। और इन इन्वेजिनेशंस या इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने याद रखना है कि क्रिस्टी आर एक्चुअली द इन्वेजिनेशंस आर द पार्ट्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। सो ये एक क्रिस्टा हमारे सामने आ गया। इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसके लिए दूसरी टर्म हम यूज करते हैं आउटर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, सो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, या हम इसको कहेंगे आउटर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। और इस पोर्शन को हम नाम दे देते हैं इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, ये आउटर कंपार्टमेंट, ये इनर कंपार्टमेंट, एंड दिस इनर कंपार्टमेंट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, सो इस इनर कंपार्टमेंट को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, विच इज द मेजर पोर्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की अगर कंपोजिशन को हम देखें तो नंबर 1 इट कंटेन्स
डीएनए, और यहाँ पर जो डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होगा इट विल बी डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, लाइक दैट इन बैक्टीरिया। इसमें हिस्टोन्स नहीं होंगे, सर्कुलर होगा और विदाउट हिस्टोन्स होगा। इट रिजेंबल्स विद द डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब क्योंकि यहाँ पे डीएनए मौजूद है तो अल्टीमेटली आरएनए भी मौजूद होगा जो डीएनए से सिंथेसाइज होता है। आरएनए की तीनों टाइप्स होंगी, एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। और हमने पढ़ा हुआ है कि आरएनए का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। सो इसलिए हम अभी आगे फंक्शंस में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन उस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए के साथ राइबोसोम्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। सो इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होंगे इन फॉर्म ऑफ सब यूनिट्स, लार्जर एंड स्मॉलर। और ये एक चीज हमने याद रखनी है कि यहाँ पे भी राइबोसोम स्मॉल साइज्ड होते हैं, सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। नॉर्मली साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल के 80s राइबोसोम्स होंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और बाकी फंक्शंस के लिए एंजाइम्स और कोएंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। So these enzymes and coenzymes are related with the processes which are occurring inside the mitochondria. So ये हमने components को देख लिया। components में हमारे सामने डीएनए आ गया, मैट्रिक्स में मौजूद है, और इसी तरह से हमारे सामने राइबोसोम्स आ गए जो इसके मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर आपने याद रखनी है वो F1 पार्टिकल्स हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी हैं, इनकी सरफेस पर मौजूद होते हैं F1 पार्टिकल्स। और जनरली F1 पार्टिकल्स का रोल रेस्पिरेशन के अंदर होता है, वो हम अभी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो दीज आर अटैच्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की दो सरफेसेस हैं, एक इनर एक आउटर, और ये इनर के साथ अटैच होते हैं। जनरली इसकी डिटेल्स आपको बुक से मिल जाएंगी। इन F1 पार्टिकल्स के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, F0 और F1। और F1 का मेन रोल होता है यहाँ पर एंजाइमेटिक और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। अब हम इसके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में क्या रोल है और किन फंक्शंस के अंदर ये इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हमने अभी इनके नाम में पढ़ा था कि दीज आर पावर हाउस ऑफ द सेल। सो दीज आर इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन। और एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होगी एंड देन दीज एटीपी विल बी सप्लाइड टू होल सेल फॉर देयर डिफरेंट एक्टिविटीज। अब ये एटीपी की प्रोडक्शन या एनर्जी की प्रोडक्शन रेस्पिरेशन में होती है, और रेस्पिरेशन की जिस फॉर्म को हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेट करते हैं वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली रिलेटेड विद एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन की दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेट करते हैं वो हैं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम इसको रेस्पिरेटरी चेन का नाम देते हैं। और इस रेस्पिरेटरी चेन पे जो एटीपी सिंथेसाइज होते हैं
उनकी सिंथेसिस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो इनका रिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ है। अब क्रेब्स साइकिल की अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करें, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, while respiratory chain, electron transport chain, these are located on cristae. So इसलिए इन क्रिस्टी का और F1 पार्टिकल्स का रोल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर होता है। इसके अलावा एक और हमने फंक्शन अभी माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा है कि यहाँ पर डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है और राइबोसोम्स मौजूद हैं। So these mitochondria have also role in protein synthesis. लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन synthesized होंगी वो localized होंगी. They will work only inside the mitochondria. Respiratory substrates के अंदर हमें पता है कि most common fuel for respiration is glucose, which is carbohydrate. लेकिन ग्लूकोज के अलावा प्रोटीन्स और फैट्स ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर फैट्स ने एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो उनके मेटाबॉलिज्म के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होगा। सो एक और फंक्शन जो हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेट करते हैं, जो आप बुक्स में पढ़ोगे कि दीज आर इन्वॉल्व्ड इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, which is one of the main component of fats. So fatty acid metabolism यहाँ पर किस पर्पस के लिए हो रहा होगा? Mainly for energy production. So ये मेन फंक्शंस हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्लास्टिड्स का है और इसमें मेनली हम फोकस रखेंगे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। सबसे पहले प्लास्टिड्स को हम देख लेते हैं कि ये क्या हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एल्गल सेल्स। ठीक है, ये दो बेसिक पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे और इनको हम प्लेस करते हैं डबल मेम्ब्रेनस की कैटेगरी के अंदर, और इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसा कि आप एक कॉमन एग्जांपल क्लोरोफिल्स की पढ़ते हैं, कैरोटिनॉइड्स की पढ़ते हैं, दीज आर फाउंड इन द प्लास्टिड्स। अब इन प्लास्टिड्स की तीन बेसिक टाइप्स हैं जो आपने पढ़ी हैं, जो कॉमन टाइप्स हैं। उनमें नंबर 1 पे हमारे पास आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। दीज आर मोस्ट अबंडेंट एंड ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट इनको कहेंगे। दूसरी टाइप हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट की। दीज प्रोवाइड कलर अदर देन ग्रीन, और इसीलिए इसकी कॉमन लोकेशन होगी फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। दे हेल्प इन पोलिनेशन। तीसरी टाइप हमारे पास आती है ल्यूकोप्लास्ट की। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ये अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे और इनका एक बेसिक फंक्शन स्टोरेज के अंदर होता है। दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बाकी कंपोनेंट्स हैं। तो हमारा मेन फोकस होगा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक तो आपने सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है, इनका साइज और इनकी शेप, ये सेल टू सेल वेरी करती है। जैसे सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे मीजोफिल सेल्स के अंदर, और इसी तरह से अगर हम इनके साइज को डिस्कस करें, दे रेंज अबाउट 4 to 6 माइक्रोमीटर इन साइज। मैंने जैसे कहा है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी आपने जहन में याद रखना है कि ज़्यादातर ऑर्गेनेलिस सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चरल डिटेल की तरफ चलेंगे
और स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट आपके सामने है दैट इज द डबल मेम्ब्रेन, जो इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। और यहां पर आपने याद रखना है कि बोथ ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ, ये दोनों की दोनों मेम्ब्रेन्स स्मूथ होंगी। और अगर दोनों मेम्ब्रेन्स स्मूथ हों तो तब हम ऐसी डबल मेम्ब्रेन के लिए टर्म यूज करते हैं एनवेलप की। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो एनवेलप आ गया, विच इज द डबल मेम्ब्रेन, बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ विच सराउंड द क्लोरोप्लास्ट। एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, दूसरी इनर मेम्ब्रेन होगी, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस प्रेजेंट होगी दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आपने ये स्पेस याद रखनी है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आप पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस की तरफ चलेंगे। इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हैं। उसके बाद इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थाइलाकॉइड सैक्स, या इनको हम थाइलाकॉइड्स का नाम भी देते हैं। दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। और इनकी जो इनर स्पेस है या इसकी ल्यूमेन है दैट इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस, यानी हर एक थाइलाकॉइड के अंदर स्पेस होगी, ल्यूमेन होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस। इन थाइलाकॉइड से दो तरह की स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर डेवलप होती हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं ग्रेनम, ये आपके सामने मौजूद है कि थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर, या आप कहेंगे कि ये पाइल अप हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टे करते हैं। इससे जो पाइल बनता है, जो स्टैक बनता है, जो क्लस्टर बनता है, इस क्लस्टर को हम कहते हैं ग्रेनम। और यूजुअली वन ग्रेनम कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 50 थाइलाकॉइड्स, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 50 और मोर थाइलाकॉइड्स विल बी प्रेजेंट इन द ग्रेनम। इसी ग्रेनम की मेम्ब्रेन्स के ऊपर अटैच्ड होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट आपने पढ़ा हुआ है दैट आर क्लोरोफिल्स। तो इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोफिल्स आर लोकेटेड ऑन, तो उसका आंसर होगा ग्रेना। ग्रेना के ऊपर ये लोकेटेड होंगे। इन क्लोरोफिल्स का काम क्या है? लाइट एनर्जी को कैप्चर करना और उसको कन्वर्ट करना इनटू द केमिकल एनर्जी। और इन रिएक्शंस को जहां पे ये कन्वर्जन होती है इनको हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द साइट एट क्लोरोप्लास्ट दैट कैप्चर्स द लाइट एनर्जी। आंसर होगा ग्रेना। या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शंस, करेक्ट आंसर होगा ग्रेना। या व्हाट इज द लोकेशन वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेना। अब उसके बाद कुछ और भी थाइलाकॉइड्स होते हैं जो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करते हैं। दीज आर कंपैरेटिवली लॉन्ग। इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं इंटरग्रेना की, और इनको हम कहते हैं नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब नॉन ग्रीन पार्ट का मतलब क्या है कि इन पर क्लोरोफिल नहीं होगा, तो इसीलिए इनका बेसिक रोल क्या होगा, इन्होंने ग्रेना को आपस में कनेक्ट करना है। नॉन ग्रीन पार्ट हैं, ग्रेना को हम कहते हैं ग्रीन पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पार्ट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? इट इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चरली दिस क्लोरोफिल रिजेंबल्स विद द हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। सिर्फ एक डिफरेंस होता है इसके और हीम पोर्शन के दरमियान कि क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल आयन मैग्नीशियम होता है, जबकि हीम के अंदर सेंट्रल मेटल आयन आयरन मौजूद होता है। सो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओनली आयरन एंड मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में आयरन और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। तो ये हमने अब तक 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को पढ़ा है, एनवेलप, थाइलाकॉइड्स, ग्रेना और इंटरग्रेना। अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट 5th कंपोनेंट की तरफ, जिसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। एंड दिस स्ट्रोमा फॉर्म्स
द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। एक तो आपने याद रखना है कि दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं इनमें से जो मेजर प्रोपोर्शन में मौजूद होता है दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की कंपोजिशन को अगर हम देखें तो इट कंटेन्स डीएनए। यहां पर डीएनए होगा सिंगल मॉलिक्यूल और सर्कुलर होगा। उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि इट आल्सो हैज आरएनए। अल्टीमेटली जहां पर डीएनए प्रेजेंट होगा वहां पर आरएनए भी प्रेजेंट होगा, और डीएनए आरएनए प्रेजेंट होने का मतलब यह है कि यहां पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि यहां पर जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वो टिपिकल यूकैरियोटिक नहीं होते, यानी एटीएस नहीं होंगे, बल्कि उसकी जगह पर 70S राइबोसोम्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। प्लस आपने याद रखना है कि दिस स्ट्रोमा कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, वेरियस एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स की हेल्प के लिए को एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे विच विल बी हेल्पिंग द एंजाइम्स इन डिफरेंट प्रोसेसेस। अब यहां पर ये जो जितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं इनको अगर हम फंक्शंस के साथ रिलेट कर लें तो आपने एक तो याद रखना है कि स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस की लोकेशन है ग्रेना और डार्क रिएक्शंस की लोकेशन है स्ट्रोमा, और इसी डार्क रिएक्शन की प्रोडक्ट होगी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि ग्लूकोज की सिंथेसिस कहां होती है तो आंसर विल बी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। प्लस आपने ये याद रखना है कि यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, और प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है ट्रांसलेशन के थ्रू। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर व्हाट इज द लोकेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन, तो उसका भी आंसर स्ट्रोमा होगा। आपने ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहां पर जरूर याद रखने हैं। एक आपने डीएनए क्या पढ़ा है कि डीएनए इनमें सर्कुलर होगा, और दूसरा आपने पढ़ा है कि इनमें राइबोसोम्स 70S मौजूद होते हैं। अब ये दोनों कैरेक्टर्स हैं बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया आल्सो है सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया है 70S राइबोसोम। तो इसलिए आपने याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट को एवोल्यूशन के लिहाज से हम कंसीडर करते हैं कि दे हैव टेकन ओरिजिन फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये आपने एक हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, इस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस दीज क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड टू बी इवॉल्व फ्रॉम द बैक्टीरिया। और कौन से बैक्टीरिया वो मैंने आपको बताया, दीज आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वहां से ये ओरिजिन लेते हैं। दूसरा आपने याद रखना है कि डीएनए की प्रेजेंस की वजह से दीज क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी ये खुद से भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। प्लस आपने याद रखना है कि आपने पढ़ा है कि कुछ प्रोटीन्स यहां पर भी सिंथेसाइज होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे आर सेमी ऑटोनोमस, यानी ये सेल पर 100% डिपेंडेंट नहीं होंगे, कुछ काम ये खुद भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस का नाम देते हैं। जी, अब हम इस क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, क्लोरोफिल इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एट अल्फा थाइलाकॉइड्स, बीटा ग्रेना, चार्ली इंटरग्रेना और डेल्टा स्ट्रोमा। तो अल्टीमेटली दीज आर फाउंड ऑन द ग्रेना, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि दीज आर द साइट्स फॉर लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर इसका बीटा होगा यानी ग्रेना। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, क्लोरोफिल इज डिफरेंट फ्रॉम हीम ऑफ हीमोग्लोबिन इन हैविंग अल्फा नाइट्रोजन, बीटा कैल्शियम, चार्ली आयरन और डेल्टा मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के अंदर सेंटर में मैग्नीशियम होगा, हीम में आपने पढ़ा था आयरन। तो यहाँ पर क्योंकि क्लोरोफिल का पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर डेल्टा होगा
यानी मैग्नीशियम विल बी द सेंट्रल मेटल आयन इन केस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इट इज़ द साइट फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। ग्लूकोज सिंथेसिस होगी डार्क रिएक्शंस के दौरान। लाइट रिएक्शंस में ATP और NADPH बनते हैं, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, और डार्क रिएक्शंस की लोकेशन आपने टॉपिक में पढ़ी थी, दैट इज स्ट्रोमा। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चार्ली होगी, यानी इट इज़ अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन। हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों सेल टाइप्स के दरमियान क्या डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास दो सेल टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले डिफरेंस की तरफ मैं आ रहा हूँ, जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। और न्यूक्लियस में आप लोग पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल हैज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसका मतलब ये होगा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में इसको हम न्यूक्लियस की बजाय न्यूक्लियाइड का नाम दे रहे होते हैं। दूसरा डिफरेंस जो हम इन दोनों के दरमियान करते हैं वो DNA की टाइप और लोकेशन का है। अब यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इट हैज़ सर्कुलर DNA एंड दिस DNA इज़ नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके अपोजिट जब हम यूकैरियोटिक सेल की तरफ जाते हैं तो इसमें दोनों टाइप का DNA मौजूद होता है, यानी सर्कुलर भी और लीनियर भी। न्यूक्लियस के अंदर लीनियर DNA प्रेजेंट होगा, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर्कुलर DNA प्रेजेंट होगा। यहाँ पर हमारा फोकस न्यूक्लियर DNA से रिलेटेड होगा। इस न्यूक्लियर DNA के साथ अटैच होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो आपने एक तो ये बेसिक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, जो मैंने हिस्टोन प्रोटीन्स का रिलेट किया है। दूसरा आपने लोकेशन याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इट्स DNA इज डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। क्योंकि कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने बताया कि इट विल बी बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने इसको बाउंड किया होगा। और न्यूक्लियस के अंदर मैंने ये कहा है कि इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। सो इसलिए अगर आपसे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लें कि न्यूक्लियोहिस्टोन किसका करैक्टर होगा, प्रोकैरियोटिक सेल का या यूकैरियोटिक सेल का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह से नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे ऑर्गेनेलिस का, विच आर द सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मे हैव नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस में कॉमनली हम इंक्लूड करते हैं राइबोसोम्स को, ये प्रेजेंट होंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होंगे। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस के अंदर जो एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, गोल्जी अपरेटस आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एक लॉन्ग लिस्ट है इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस की। ऑल दीज विल बी प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल बट विल बी एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे अगर पूछते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से ऑर्गेनेलिस हो सकते हैं, तो आंसर होगा नॉन मेम्ब्रेनस, और कौन से नहीं होंगे वो होंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक और डिफरेंस हम देखते हैं नेक्स्ट राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा, वो डिफरेंस आपने पढ़ा हुआ है साइज के लिहाज से कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज स्मॉल एंड 70s, इसका सेडिमेंटेशन रेट 70s है। और यहाँ पर जो दो सब यूनिट्स मौजूद होंगे, लार्जर और स्मॉलर, लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 30s। इसके अपोजिट
जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसको हम कहते हैं लार्जर राइबोसोम, और ये है ATS पार्टिकल। यहाँ पर जो दो सब यूनिट्स मौजूद होंगे उसमें से लार्जर 60S और स्मॉलर का सेडिमेंटेशन रेट होगा 40S। एक और आपने पॉइंट यहाँ पर मजीद याद रखना है इन्हीं राइबोसोम से रिलेटेड, कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछें कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो उसका आंसर होगा बोथ इन फ्री एंड अटैच्ड फॉर्म। यहाँ पर अमूमन कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो सिर्फ फ्री को आंसर करते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स फ्री भी होंगे, अटैच्ड भी होंगे। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स फ्री भी होंगे और अटैच्ड भी होंगे। फ्री राइबोसोम्स तो हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये अटैच्ड राइबोसोम कहाँ होंगे? यूकैरियोटिक सेल में आपको पता है कि दीज आर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब प्रोकैरियोटिक सेल में तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, फिर ये किसके साथ अटैच्ड होंगे? दीज आर अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए अब आपने ये याद रखना है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स अटैच्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो आंसर होगा हो सकते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें कि किसके साथ अटैच्ड होंगे, तो उसका करेक्ट आंसर होगा दीज आर अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ हम चलते हैं। ये डिफरेंस है सेल वॉल का। सेल वॉल विल बी प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सब में नहीं होगी। कंपोजिशन दोनों में डिफरेंट होगी। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल की तरफ मैं आ रहा हूं। जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन और यूकैरियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन ये डिफर करेगी। लाइक प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड और ग्लाइकैन, जिसको हम म्योरिन का नाम भी देते हैं। और ये भी आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन या म्योरिन बैक्टीरिया के अराउंड जो सेल वॉल का कम्प्लेक्स डेवलप करती है, उस कम्प्लेक्स को हम कहते हैं सेकुलस। तो आपने ये तीनों टर्म्स याद रखनी है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट से रिलेटेड, पेप्टाइडोग्लाइकन, म्योरिन या सेकुलस की टर्म। इसके अपोजिट यूकैरियोटिक सेल है, उसमें सेल वॉल की कंपोजिशन दो तरह की हो सकती है। इट इज मेड अप ऑफ ईदर सेलुलोज और काइटिन। और यहां पर डिफरेंस आपको पता है कि लाइक अगर प्लांट सेल्स हैं या एल्गी को हम कंसीडर कर रहे हैं, देयर सेल वॉल विल कंटेन सेलुलोज। लेकिन अगर फंगल सेल्स हैं तो फंजाई के अंदर आपको पता है कि देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये कंपोजिशन दोनों में डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट अब मैं आ रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल्स, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस आपने याद रखना है वो कोलेस्ट्रॉल का है। जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें स्टीरोल्स नहीं होंगे, और उसके अपोजिट जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है इट हैज स्टीरोल्स। कोलेस्ट्रॉल विल बी प्रेजेंट इन इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास साइटोस्केलेटन का है। साइटोस्केलेटन इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आपने पढ़ा होगा इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं। दिस साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हाइल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये एक और डिफरेंस हो गया जो साइटोस्केलेटन से रिलेटेड है। अब हम चल रहे हैं सेल डिवीजन की तरफ। सेल डिवीजन की वैसे आपने दो टाइप्स पढ़ी हैं, माइटोसिस और मियोसिस। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इन दोनों में से कौन सी टाइप प्रेजेंट होगी, तो उसका करेक्ट आंसर होगा कि कोई नहीं होगी। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे डू नॉट शो माइटोसिस और मियोसिस, दे रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन। अब माइटोसिस मियोसिस वहां पर होगी जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यहां पर क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो दे विल नीदर शो माइटोसिस नॉर मियोसिस। तो ये डिवाइड करेंगे थ्रू बाइनरी फिशन। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होगी ईदर थ्रू माइटोसिस और मियोसिस। यहां पर एक और डिफरेंस भी मैं आपको रिलेट कर देता हूं, वो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। आपने दो टाइप्स पढ़ी हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ए सेक्शुअल तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि बैक्टीरिया में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी थ्रू बाइनरी फिशन, और यूकैरियोटिक सेल में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी थ्रू माइटोसिस। आपने ये भी याद रखना है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट होती है, ठीक है। दिस विल बी एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, while this true sexual reproduction will be present in the eukaryotic cell। और ये डिफरेंस आपको कॉन्जुगेशन वगैरह में पता चलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन तो प्रेजेंट होगी लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम रिलेट करते हैं गैमीट फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस की तरफ मैं आ रहा हूं, दैट इज रिलेटेड विद द फ्लैजेला। आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्लैजेला किन में प्रेजेंट होंगे, दोनों में प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों में इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। लाइक आपने पढ़ा हुआ है बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, और यूकैरियोट्स के अंदर जहां पे भी फ्लैजेला प्रेजेंट होगा इट विल बी मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ट्यूबुलिन का बना होगा। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है फ्लैजेला के रेफरेंस में। ये कॉमन डिफरेंसेस हैं जो आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा रहे होते हैं। यहाँ पर इन्हीं को बेस बनाते हुए हम चंद एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो इस टॉपिक में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं आ रहा हूँ, आपके सामने है सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, अल्फा ऑप्शन है पैक्टिन, बीटा काइटिन, चार्ली म्योरिन, डेल्टा सेलुलोज। तो आपने अभी पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन और वी आल्सो कॉल इट एज म्योरिन। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी चार्ली होगी, दैट इज म्योरिन। एक और क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, माइटोसिस। आपने पढ़ लिया है कि ना माइटोसिस होगी ना मियोसिस होगी। साइटोस्केलेटन, ये भी आपने पढ़ा है कि इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। चार्ली हिस्टोन्स, ये भी आपने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। ऑल ए बी सी ये तीनों प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगी। एक और क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एन ऑर्गेनेल दैट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अल्फा पे है माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं होगा। बीटा मीजोजोम, मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती। चार्ली राइबोसोम, ये आपने पढ़ा है कि ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इनका साइज वेरी करता है। डेल्टा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो ये यूकैरियोटिक में होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बनेगा चार्ली यानी राइबोसोम्स। दे विल बी प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स।